So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. अभी हमने देखा कि फरवरी 1917 का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ और उसका क्या रिजल्ट हुआ। तो रिजल्ट क्या हुआ? फॉल ऑफ मोनार्की और रोमनोव राजवंश का राज खत्म, राजतंत्र खत्म, सत्ता की डोर प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। आज हम यह पढ़ेंगे कि फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या क्या होता है और फिर कैसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन हो जाता है। तो हमने देखा कि रशिया में प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी जाती है, पर इसमें लैंड ओनर्स या ट्रेडर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट्स और आर्मी ऑफिशियल्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। इसीलिए किसी हिस्टोरियन ने कहा है कि जार से शासन तो वर्कर्स ने छीनी थी, पर सौंप दिया मिडिल क्लास को। पर चूंकि इसके मंत्रिमंडल में डिफरेंट पार्टीज के भी लीडर्स थे जो कि लिबरल सोच रखते थे, इसीलिए यह गवर्नमेंट तुरंत कुछ घोषणाएं करती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का फैसला, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू कर दिया गया। हर व्यक्ति को भाषण देने की, लिखने की आज़ादी दे दी गई। प्रेस को भी फ्रीडम मिल जाती है। पब्लिक मीटिंग करने की जो पाबंदी थी वो हटा ली गई। एसोसिएशन या संगठन बनाने की जो पाबंदी थी वो भी हटा ली गई। ठीक उसी समय लेनिन रशिया पहुंचते हैं। युद्ध के शुरू से आखिर तक वे स्विट्जरलैंड में रह रहे थे। अगले महीना यानी कि मई में एक और नेता अमेरिका से पेट्रोग्राड पहुंचते हैं। उनका नाम था ट्रोट्स्की। उन्होंने लेनिन का बहुत साथ दिया। लेकिन ये लेनिन कौन है, पहले ये जान लेते हैं। ये ही रशियन रिवॉल्यूशन के असली हीरो हैं, ऐसा समझ सकते हैं। इनका नाम व्लादिमीर इलियच यूलियनोव था, पर वे निकोलाई लेनिन के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुए। कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म पर जो कुछ भी कहा और लिखा, उनको जमीन में उतारने वाले लेनिन ही थे। जिस कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात मार्क्स ने कही थी, उसकी नींव लेनिन ने ही रखी थी। उन्होंने बोल्शेविक पार्टी द्वारा रूस में बदलाव लाने के लिए अपना जीवन लगा दिया। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए 1897 में उन्हें एज प्रिजनर एज पनिशमेंट साइबेरिया भी जाना पड़ा था। साइबेरिया में वे 1900 तक रहे। साइबेरिया का जीवन भी उनके विचार को नहीं बदल सका और वे पहले की तरह वर्कर्स के उत्थान के लिए काम करते रहे। फिर वे वहां से स्विट्जरलैंड चले गए, जहां से वे अपने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज का प्रचार करते रहे। पर जैसे ही इस रिवॉल्यूशन की खबर सुनी, वो रशिया आने के लिए छटपटाने लगे। A Bolshevik image of Lenin addressing workers in April 1917। यहाँ आप लेनिन को एड्रेस करते हुए देख सकते हैं। अप्रैल में तो आए थे, उसी महीने की ये तस्वीर है। लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी शुरू से ही युद्ध विरोधी थी और जो स्थिति थी रशिया में, उसमें उनका मानना था कि सत्ता हाथ में ले लेने का यह सही समय है। उन्होंने तुरंत 3 मांगे रख भी दी। फर्स्ट, दैट वॉर शुड बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड, मतलब कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। दूसरा ये कि जमीन किसानों को बांट दी जाए और तीसरा बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। इन्हीं 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। पर लेनिन की इस थीसिस से खुद बोल्शेविक पार्टी के लोग हैरान थे। उनका मानना था कि अभी थोड़े दिन और प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट जारी रखना चाहिए, क्योंकि अभी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के लिए सही वक्त नहीं आया है। पर होने को कौन टाल सकता है, जो होना है वह तो होकर ही रहता है। गर्मियों में मजदूर का आंदोलन और फैल गया। जगह जगह पर सोवियत या कमिटी बनने लगे। इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कमेटी बनाई गई। इन कमेटी के माध्यम से इंडस्ट्रिस्ट जिस तरीके से फैक्ट्री चलाते थे,
वर्कर्स उन तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। ट्रेड यूनियंस की संख्या भी बढ़ने लगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने एसोसिएशन फॉर्म करने की रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे, याद है ना। आर्मी तक में सोल्जर्स कमेटी बन गई। आपको पता ही है कि सैनिक युद्ध लड़ने से ऊब चुके थे और वे युद्ध के भार से मुक्त होना चाहते थे, पर प्रोविजनल गवर्नमेंट ने युद्ध को जारी रखने की घोषणा कर दी। जनता भी युद्ध के पक्ष में नहीं थी। गांव में किसान और उनके सोशलिस्ट लीडर्स लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए दबाव डालने लगे। लैंड कमिटीज बना दी गई। यहां तक कि जुलाई और सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो जैसे बोल्शेविक्स की ताकत बढ़ने लगी तो सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने वर्कर्स द्वारा फैक्ट्री चलाने की कोशिश को रोकना शुरू किया। वर्कर्स के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जुलाई के दिन बोल्शेविक पार्टी द्वारा किए जा रहे डेमोन्स्ट्रेशंस को भी पूरी तरह से सप्रेस किया गया। ऐसी स्थिति आ गई कि बोल्शेविक लीडर्स या तो छिप गए या भाग गए। लेनिन भी भागकर फिनलैंड चले गए और वहीं से चिट्ठी लिखकर बोल्शेविक्स का मार्गदर्शन किया। 17 जुलाई को बोल्शेविक्स के डेमोन्स्ट्रेशन पर आर्मी द्वारा की जा रही फायरिंग को स्लाइड में देखिए। तो जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को गवर्नमेंट द्वारा डिक्टेटरशिप थोपे जाने की आशंका होने लगी। तो उन्होंने सितंबर में सरकार के खिलाफ विद्रोह करने की चर्चा शुरू कर दी। 16 अक्टूबर को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। पेट्रोग्राड सोवियत याद है ना, जो 27 फरवरी को बनी थी। इसके लिए एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का गठन किया जाता है और उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी ट्रॉट्स्की को दी जाती है। पूरी प्लानिंग कर ली जाती है कि किन इंपॉर्टेंट प्लेसेस को किस तरह और कब कब्जा करना है। 24 अक्टूबर को यह विद्रोह शुरू हो जाता है। सुबह सुबह ही सैनिकों ने 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर के ऑफिस को सीज कर लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को सैनिकों ने अपने सुरक्षा में ले लिया। बाकी कुछ सैनिक विंटर पैलेस के प्रोटेक्शन के लिए भेज दिए गए। इधर जो ट्रॉट्स्की वाली कमेटी थी ना, उसने अपने सपोर्टर से कहा कि तुरंत गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर कब्जा कर लें और जो मिनिस्टर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लें, और ऐसा हुआ भी। उसी दिन औरोरा नाम के युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बम बरसाना शुरू कर दिया। दूसरे जो युद्धपोत थे, नेवा नदी के ही रास्ते आगे बढ़कर और भी जो दूसरे मिलिट्री ठिकाने थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और शाम होते होते पूरा शहर मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी के कंट्रोल में आ गया। मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। 25 अक्टूबर को केरेंस्की रशिया छोड़ करके भाग जाते हैं। उसके बाद ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस की पेट्रोग्राड में मीटिंग होती है, जिसमें मेजॉरिटी ने बोल्शेविक्स के कार्रवाई का समर्थन किया। विद्रोह दूसरे शहरों में भी हुए। मॉस्को में तो जमकर गोलाबारी हुई, लेकिन दिसंबर महीने तक मॉस्को पेट्रोग्राड वाला इलाका पूरी तरह बोल्शेविक के नियंत्रण में आ गए थे और इस तरह से केरेंस्की की सरकार चली जाती है और दुनिया में पहली बार एक कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना होती है। तो ये हुआ आपका अक्टूबर रिवॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, लेसन खत्म करने से पहले एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स दोहरा लेते हैं। ओके, 1917 का रशियन रिवॉल्यूशन कितने स्टेजेस में हुआ? 2 स्टेजेस में। पहला फरवरी रिवॉल्यूशन कहलाया और दूसरा अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहलाया। फरवरी रिवॉल्यूशन का क्या नतीजा निकला? द जार एब्डिकेटेड द थ्रोन एंड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर केरेंस्की। ओके, अब बताइए कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन का क्या नतीजा निकला? तो द गवर्नमेंट ऑफ केरेंस्की वाज ओवरथ्रोन एंड पावर पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ बोल्शेविक्स। फॉर द फर्स्ट टाइम ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर लेनिन। थोड़ा 1905 के रिवॉल्यूशन को भी याद कर लेते हैं।
1905 के रिवॉल्यूशन का क्या नतीजा निकला? द जार एग्रीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डूमा। याद आ गया ना? ओके स्टूडेंट्स, now you should be able to answer these questions. 1. What was April Thesis? 2. What steps were taken by the provisional government immediately after the February Revolution? 3. Explain the developments in Russia in the months following the formation of provisional government. 4. State some measures that were taken by the provisional government to suppress the Bolsheviks' influence. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट 4 व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।